गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज जो अपने टॉपिक स्टार्ट किया है हम करेंगे आज, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रेडिएशन प्रेशर्स के न्यूमेरिकल करने के पहले फार्मूले पता होने चाहिए। फार्मूले पता होने के पहले ये पता होना चाहिए टोटल रेडिएशन प्रेशर के कितने केसेस हैं। तो रेडिएशन प्रेशर मीन्स लाइट किसी के ऊपर गिरी और उसने उसके ऊपर दबाव बनाया लाइट ने, तो जो प्रेशर सरफेस पे दिया वो कितने तरीके से बांटा जा सकता है। तो उसके 6 केसेस है। नॉर्मल इंसिडेंस करेंगे, लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी। नॉर्मल इंसिडेंस करेंगे, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नॉर्मल इंसिडेंस करेंगे, लाइट थोड़ी रिफ्लेक्ट होगी, थोड़ी एब्जॉर्ब होगी। फिर ऑब्लिक इंसिडेंस करेंगे, किसी एंगल पे एब्जॉर्ब हो जाएगी। ऑब्लिक इंसिडेंस करेंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर ऑब्लिक इंसिडेंस करेंगे, थोड़ी एब्जॉर्ब हो जाएगी, थोड़ी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से 6 केसेस है। मैंने आपको बोला है टेबल बनाने के लिए, तो टेबल मैंने बनाया है, उससे अपन आगे बढ़ते हैं। टेबल देख लें एक बार और उसके बाद जो है वो न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलिए देखें टेबल। ये हैं 6 केसेस, रेडिएशन प्रेशर के 6 केसेस। सबसे पहले केस जो है वो ये 1 लिखा हुआ है, ये 1, ये फर्स्ट केस है। एब्जॉर्प्शन 100%, रिफ्लेक्शन 0%। इस केस में नॉर्मल इंसिडेंस यदि होगा, नॉर्मल इंसिडेंस, तो फोर्स कितना लगेगा, IA/C, और उसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा। प्रेशर होगा I/C, प्रेशर में डायरेक्शन नहीं होता। और यही केस में यदि ऑब्लिक इंसिडेंस होगा, यानी ऐसे जाएगा मिरर के ऊपर, तो इस साइड फोर्स लगेगा IA cos θ/C, और प्रेशर इक्वल टू I cos स्क्वायर θ/C। ठीक है। फिर अगर रिफ्लेक्शन होता है 100%, यानी मिरर का केस है, तो 2IA/C। ठीक है। ये केस कौन सा, मिरर का है। ये वाला काय का है, तो इसको पहले अपन लिख दें, ये ब्लैक बॉडी का केस है, ब्लैक बॉडी। और ये केस किसका है, मिरर का केस। और ये शाइनिंग शू या कुछ भी लिख सकते हो, जनरल सरफेस का ये। ठीक है। तो अगर मान लो उसने रिफ्लेक्शन बोल दिया 100%, तो ये इसका फोर्स है। और अगर उस केस में ऑब्लिक इंसिडेंस है, ऑब्लिक इंसिडेंस का मतलब ये होता है कि लाइट यूं आ रही है मिरर पे, दिस इज कॉल्ड द ऑब्लिक इंसिडेंस। लाइट अगर ऐसे आ रही है मिरर पे, तो दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल इंसिडेंस। तो ये नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, ये ऑब्लिक इंसिडेंस हो गया। ठीक है। अब उसके बाद जो है, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्या होती है वो बात की बात है, लेकिन इंसिडेंस ऐसे हो रही है, तो थीटा एंगल पे इंसिडेंस हो रही है। ठीक। तो ये 6 केसेस आप नोट कर लें। ठीक है। और एक चीज़ ये यहाँ पे ध्यान रखें, ये जो मैं बता रहा हूँ ये क्या है, कि यहाँ पे जब ये लाइट इधर जाएगी ना, तो किसी और ही एंगल अल्फा से आएगी, थीटा से नहीं जाएगी। तो ये बहुत ही अजीब सा केस है, बहुत ही बड़ा सारा, ये जनरली नहीं पूछते। बाकी के केसेस आ सकते हैं, उसमें से भी ये पूरा डब्बा जो ऑब्लिक का है, इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, परंतु ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल इंसिडेंस। और कुछ दिया नहीं है तो नॉर्मल इंसिडेंस ही मानना है तुम्हें। ठीक है। तो ये याद कर लो सिर्फ, I/C, 2I/C, I/C, I+1+R। तुम ये 3 फॉर्मूले भी याद कर लोगे ना, तो तुम्हारा काम चल जाएगा। देखो I/C याद है तो इसमें A का मल्टीप्लाई करके फोर्स आ जाता है, 2I/C में भी A का मल्टीप्लाई करके फोर्स आ जाता है, और इसमें भी A का मल्टीप्लाई करके फोर्स आ जाता है, और तीनों फोर्स अपवर्ड है। तो ये 3 ब्लैक के लिए, ये मिरर के लिए और जनरल के लिए, और नॉर्मल इंसिडेंस, ये तो 3 आपको याद करने ही हैं। ठीक है। ये 3 फॉर्मूले याद करने ही हैं। बचे हुए लिखे रहने दो, देखते रहो, शायद याद हो जाए समय के साथ। नहीं हो तो ये 3 तो याद कर ही लो, क्योंकि इस पर तो न्यूमेरिकल आते ही हैं, और अब मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ इस पर। ठीक है ना। तो देखना, ज़्यादातर न्यूमेरिकल जो आए हुए हैं, मैं आए हुए न्यूमेरिकल ही कराता हूँ ज़्यादातर, और वो सब इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है। इसलिए मैंने इनको अलग से हाईलाइट भी कर दिया। चलिए नोट कर लीजिए आप इसको। अब मैं नीचे ले रहा हूँ, क्वेश्चन देखेंगे अब अपन। पढ़िए क्वेश्चन। ए स्मॉल मिरर ऑफ एरिया A एंड मास M इज सस्पेंडेड इन अ वर्टिकल प्लेन by a weightless string. A beam of light of intensity I falls normally on the mirror and the string is deflected from the vertical by a small angle theta. Assuming the mirror to be perfectly reflecting, obtain an expression for theta. सबसे पहले तो अपन डायग्राम बनाए। तो क्या बोल रहा है कि एक कोई मिरर है, वो मिरर ऑफ एरिया A and mass M is suspended in a vertical plane by a weightless string. तो ये मिरर कैसा था मालूम, ये ऐसा था।
और इसके नीचे वर्टिकल प्लेन में ऐसे सस्पेंडेड था। अब तुमने क्या किया, तुम लेके आए टॉर्च और तुमने उसके ऊपर डाली बीम। जैसे ही बीम डाली तो ये मिरर से बीम रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई। ये जैसे इधर से यूं डाली तुमने तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई मिरर से, लेकिन मिरर पे प्रेशर डाल गई, फोर्स लगा गई। जब फोर्स लगा गई तो ये वाली जो लाइन है ये टेढ़ी हो गई। इसका मतलब मिरर की स्थिति अब क्या हो गई है, तो मिरर जो है वो किसी एंगल पे आ गया, यूं हो गया मिरर। तो यदि यूं हो गया, इसको बहुत छोटा मान लें अपन, इसके मिरर को बहुत ही छोटा सा ले लेता हूं मैं, ऐसा कर देता हूं। तो इस केस में बताओ कि व्हाट इज द एंगल विद द वर्टिकल। ठीक है, एज्यूमिंग एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्टिकल थीटा। थीटा निकालना है, किसके साथ निकालना, वर्टिकल के साथ, वर्टिकल बाय एन एंगल थीटा। तो ये जो डिफ्लेक्ट हुई है थीटा, ये निकालना है तुमको। अब बताओ कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, इसका एफबीडी बनाओ। नीचे लगेगा mg, इधर साइड लगेगा टेंशन। ठीक है, टेंशन के हो जाएंगे दो कंपोनेंट्स, एक इधर एक इधर। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, तो उस केस में टेंशन का कंपोनेंट होगा t cos थीटा और ये टेंशन का कंपोनेंट होगा t sin थीटा। और यहाँ पे फोर्स लगेगा कौन सा, जो फोर्स किसने लगाया, इस लाइट ने लगाया। तो F इज द फोर्स बाय द लाइट ऑफ इंटेंसिटी I ऑन द मिरर। ये इंटेंसिटी सब दूर एक जैसी है, समान के चल रहे होंगे, क्योंकि वैसे तो दूरी से कम होती जाती है, पर डिपेंड करता है सोर्स के साथ। सोर्स नहीं पता तो प्लेनर मान लेंगे, प्लेनर सोर्स मीन सन जैसा, जिसकी इंटेंसिटी सब जगह एक जैसी होती है। तो अब तुमने क्या बोला कि इसके ऊपर फोर्स लग गया ये वाला। अब ये फोर्स तुमको ढूंढना है इन फोर्सेस में से कौन सा है। तो देखें, हमको ये पता है कि इनमें से कोई सा होना चाहिए। तो मिरर का केस आया ना, मिरर का, तो मिरर का केस ये वाला, तो फोर्स होगा 2IA/c। ठीक है, अपवर्ड्स मतलब मिरर से परपेंडिकुलर, 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है मिरर के केस में, तो फोर्स लगा इस पर 2IA/c। तो ये जो फोर्स है ना, बस ये तुमको यहाँ पे याद रखना है, 2IA/c नाम का फोर्स लगा है। बस अब कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में, सिंपल सा हो गया है। ये वाला जो है ये बैलेंस हो रहा होगा t sin थीटा से, और नीचे वाला जो है वो बैलेंस हो रहा होगा t cos थीटा से। तो लिख दें t sin थीटा इज इक्वल टू 2IA/c, इक्वेशन 1, और ऊपर नीचे वाला बैलेंस हो रहा होगा तो t cos थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन 2। अब क्या करो, डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से। तो t sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो t से t कट गया, sin थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा, तो हो गया tan थीटा विच इज इक्वल टू 2IA/c और mg नीचे। ठीक है, इतना एंगल बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2IA/cmg या mgc ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये या ये दोनों में से जो आंसर दिया आया समझ में। अब तुमको ये समझ में आया कि ये क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जाएगा और ये फॉर्मूले कैसे काम में आने वाले हैं। तो ये सिंपल से फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले भी याद रख लोगे तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द इंटेंसिटी ऑफ डायरेक्ट सनलाइट बिफोर इट पासेस थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर इज 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। इफ इट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड होगा वो, देन द करस्पॉन्डिंग रेडिएशन प्रेशर विल बी। यदि उसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया गया, ठीक है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया गया, तो बताएं कि करस्पॉन्डिंग रेडिएशन प्रेशर क्या था।
क्या बोल रहा है, इंटेंसिटी ऑफ डायरेक्ट सनलाइट बिफोर इट पासेस थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर इज 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर इफ इट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब। मतलब सनलाइट को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया तो रेडिएशन प्रेशर क्या आया। इसका मतलब ये 100% एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा, 100% एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा, तो उस केस में रेडिएशन प्रेशर का क्या फॉर्मूला है, तो निकालें अपन 100% एब्जॉर्प्शन यानी केस 1 दैट इज ब्लैक बॉडी, उसमें डायरेक्ट सनलाइट ही मानी जाएगी, तो उसमें रेडिएशन प्रेशर का ये फॉर्मूला I/C देख लो। I/C फॉर्मूला भाई ब्लैक बॉडी का 100% एब्जॉर्ब का केस है ना, फर्स्ट केस I/C, तो प्रेशर इज इक्वल टू I/C आएगा इसमें। इस क्वेश्चन में I/C लगेगा। मैंने तुमको क्या बोला, मैंने कहा मेन चीज ये है कि आपको ये याद हो जाए कि कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो 6 फॉर्मूले जिसमें मैं बता चुका हूँ, पहले 3 ही काम किए हैं। ठीक है, तो बाकी के कभी कभी पूछे जाते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू I/C, क्योंकि कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड यानी केस 1 है। तो प्रेशर निकालना, इंटेंसिटी डायरेक्ट दे रखी है उसने, इंटेंसिटी डायरेक्ट दे रखी 1.4 किलोवाट, तो 1.4 किलोवाट का 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वाट पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये वाट पर मीटर स्क्वायर। और अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये तो सब SI यूनिट ही हैं, तो कुछ कैलकुलेशन में चक्कर ही नहीं है, डायरेक्ट कर लो मल्टीप्लाई डिवाइड इसको। तो प्रेशर इज इक्वल टू 1.4 डिवाइडेड बाय 7 और 10 की पावर का हिसाब कर लो। तो पहले तो मैं पॉइंट हटा दूं तो एक 10 नीचे ले लूं, अब हो गया 14/3 इंटू 1000 × 10 की पावर 3 और नीचे से -9 ऊपर जाएगा क्योंकि 8 ये हैं और एक इसकी पावर भी है जो नीचे आया। तो प्रेशर इज इक्वल टू 14/3 इंटू 10 की पावर -6 आ रहा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 4.7 आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए है। देखो कितने सरल क्वेश्चन है इसके, बस तुम ये पता कर लो कि फॉर्मूला कौन सा लगना है, एक एक स्टेप में क्वेश्चन हो जाता। चलिए नोट कर लें, पॉज दबा के नीचे लिख रहा हूं, नीचे ले आ रहा हूं, पॉज दबाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ए लाइट ऑफ इंटेंसिटी कैपिटल I is incident normally on a surface that reflects 70% and absorbs 30% of the incident radiation. Find the radiation pressure in terms of I and C. अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये थर्ड केस का, ठीक है। इंटेंसिटी इज I एंड इट रिफ्लेक्ट 70% एंड एब्जॉर्ब 30% और नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है नॉर्मल इंसिडेंस, तो इंसिडेंस नॉर्मल है, 70% रिफ्लेक्ट करता है, 30% एब्जॉर्ब करता है। तो 70% रिफ्लेक्ट करता है ना कि 0.7 R है और 30% एब्जॉर्ब करता है ना 0.3 जो है वो एब्जॉर्बिंग पावर है, ठीक है। और इंसिडेंट I जो है वो इंसिडेंट रे की जो है इंटेंसिटी है। अब ऐसे में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो थर्ड वाला केस का फॉर्मूला लगाएंगे प्रेशर का। थर्ड वाले केस का प्रेशर का फॉर्मूला याद करो क्या था, ये वाला था I/C ब्रैकेट में 1 + R, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला था I/C ब्रैकेट में 1 + R, ये फॉर्मूला लगेगा, तो ये लगा देते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू I/C ब्रैकेट में 1 + R, तो प्रेशर इज इक्वल टू I/C ब्रैकेट में 1 + R इज 0.7, क्योंकि इसमें A के टर्म्स में तो लिया ही नहीं अपन ने, R के टर्म्स में ले रखा है, तो बस बचा क्या, अब ये हो गया 1.7 I/C, ये हो गया इसका आंसर। आया समझ में, सिर्फ फॉर्मूले रखने से काम चल जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा कठिन भी आ सकते हैं। अभी कराता हूं क्वेश्चंस, ये नोट कर लें।
एक मिनट में फुल स्क्रीन कर दूं, नोट कर लेना फिर। कर लीजिए नोट, पॉज दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A radiation of wavelength 200 nanometer is propagating in the form of a parallel beam. The intensity of beam is 5 milliwatt and its cross-sectional area is 1 millimeter square. Find the pressure exerted by the radiation on a metallic surface if the radiation is completely reflected. ठीक है, हमको समझ में आ गया completely reflected का क्वेश्चन है ये। अब क्या दिया है उसने, क्या पूछा है, तो सबसे पहले पूछा क्या, फाइंड द प्रेशर। तो प्रेशर कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड का प्रेशर होता है 2I/c। ठीक है, कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड का यही था प्रेशर 2I/c। याद आ गया, 2I/c, या तो आदि कर लो I/c 2I/c I/c ब्रैकेट में 1+r। ठीक है, तीन याद रख लो, I/c 2I/c I/c 1+r। ठीक है, तो कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड का हमको पता पड़ गया कि 2I/c होगा, तो लिख लिया हमने 2I/c, I/c 2I/c और I/c ब्रैकेट में 1+r। ठीक है, प्रेशर इक्वल टू I/c, प्रेशर इक्वल टू 2I/c और प्रेशर इज इक्वल टू I/c ब्रैकेट में 1+r। इतना तो याद रखना ही है हमको। ये तीनों ही नॉर्मल इंसिडेंस वाले केस है, इसमें रिफ्लेक्शन है नहीं, इसमें एब्जॉर्प्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं है, इसमें रिफ्लेक्शन है, एब्जॉर्प्शन नहीं है, इसमें रिफ्लेक्शन भी है, एब्जॉर्प्शन भी है। चलिए अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड, मतलब ये वाला केस है कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड का, तो 2I/c हो गया। अब I इंटेंसिटी और C वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ दे रखी है 200 नैनोमीटर की, यानी लैम्डा दिया हुआ है 200 नैनोमीटर। इज प्रोपोगेटिंग पैरेलल बीम, द इंटेंसिटी ऑफ द बीम इज 5 मिलीवाट। इंटेंसिटी बोल रहा है 5 मिलीवाट, लेकिन ये तो पावर की यूनिट है, दिस इज द यूनिट ऑफ पावर। तो बोल जरूर इंटेंसिटी रहा है पर दे पावर रहा है वो। और आगे बोल रहा है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है जिससे पास हो रही है वो 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब एरिया इज गिवन, इट इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर जिससे ये लाइट पास हो रही। अब यहां पे देखो, हमें चाहिए इंटेंसिटी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला इंटेंसिटी बेस्ड है, तो यहां में पहले इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी। जबकि उसने बोला है कि इंटेंसिटी दी है पर दिया पावर है, यूनिट से पता पड़ा हमें, तो पावर दिया है और एरिया अलग से दिया है, मतलब पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 मिली का क्या होएगा 10⁻³ अपॉन एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 1 × 10⁻³ मीटर में गया और फिर 1 × 10⁻³ फिर मीटर में गया, क्योंकि मिलीमीटर का स्क्वायर है वो, ये 1 मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का स्क्वायर, तो इसके हिसाब से ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इट विल बी 5000। ये आया इंटेंसिटी इसकी। ठीक है, पावर आती है वॉट और ये पर मीटर स्क्वायर, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी इंटेंसिटी आई, कितनी आई 5000। अब उसके बाद इस वाले फॉर्मूले में डाल देते हैं, पावर के फॉर्मूले में, सॉरी प्रेशर के फॉर्मूले, प्रेशर है तो रेडिएशन प्रेशर is equal to 2I/c which is equal to 2, I is 5000 और c is the velocity of light, that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इससे मिलेगा हमको 1/3, 5 2 10 हुआ और 3 0 और यानी 10⁴ और नीचे से 8 गए, तो इट इज 1/3 × 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आएगा इसका, इसको ऐसा भी लिख सकते हो 3.33 × 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसा कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको 10 करोगे ना तो यह -5 हो जाएगा, 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाता।
चलिए लिख लीजिए इसको, पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं और नीचे ले रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए टोटली रिफ्लेक्टिंग स्मॉल प्लेन मिरर is placed horizontally, faces a parallel beam of light. The mass of mirror is 20 gram. Assume there is no absorption in the lens and that 30% of the light emitted by the source goes through the lens. Find the power of the source needed to support the weight of the mirror. प्रश्न ये है, वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि 20 ग्राम का मिरर लाइट से सपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी इनने क्या बोला कि यहाँ एक सोर्स है, सोर्स का मतलब यहाँ एक बल्ब है, उस बल्ब में से लाइट निकल रही है, लेकिन उसके आगे अपन ने कॉन्वेक्स लेंस लगा दी है। अब हमको ये पता है कि कॉन्वेक्स लेंस से जब लाइट जाती है इट बिकम्स पैरेलल, लेकिन क्या होता है कि जब लेंस से लाइट जाती है देयर इज नो एब्जॉर्प्शन इन द लेंस एंड द 30% ऑफ द लाइट इमिटेड 30% ऑफ द लाइट इमिटेड बाय द सोर्स गोज थ्रू द लेंस। इसका मतलब ये जो सोर्स है इससे जितनी भी लाइट इमिट हो रही है उसका सिर्फ 30% ही इसमें से जाता, क्योंकि सब दूर जाता होगा ना, ऐसे यूँ फैलता होगा ना, उसका सिर्फ 30% ही जो है इसमें से जाता। तो इसका मतलब 30% लाइट हमारे काम की है, बची भी नहीं है। अब क्या होता है कि जब ये लाइट यहाँ से यूँ जाती है तो सीधे सामने मिरर मिल जाता है इसको ये। अब ये जो मिरर मिलता है इससे लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती होगी, तो जब मिरर मिलता है और रिफ्लेक्ट बैक होती होगी तो ये मिरर वहीं अटक जाता है। ये ऐसा है जैसे पानी का एक पाइप लो, उसमें से पानी चालू करवा दो और उसके ऊपर बॉल रख दो, तो बॉल वहीं अटक जाए, ऐसा कुछ कोशिश करें। तो हम क्या बोलेंगे कि नीचे लगने वाला वेट ऊपर लगने वाला फोर्स अगर बराबर हो जाएगा तो अटक जाएगी। ठीक है, वैसे क्या, वैसे यहां से जो लाइट उसके ऊपर फोर्स लगाएगी अगर वो उसके वेट के बराबर हो गया तो मिरर अटक जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये पकड़ो कि केस कौन सा, तो उस केस में नॉर्मल इंसिडेंस है पहली चीज, नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, दूसरी चीज नॉर्मल इंसिडेंस के बाद ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना था, प्रेशर इज इक्वल टू 2I/c। और अगर अपन इस केस में फोर्स निकाले तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया होता है। तो इस केस में जो फोर्स आएगा वो आएगा 2IA/c, इतना आएगा फोर्स उसके ऊपर। अब ये जो फोर्स लगाएगा ये लाइट लगाएगी ये वाली, और इतना ही वेट अगर उसका हुआ तो सपोर्ट कर जाएगा वो। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 30% लाइट ही काम की है, बची हुई लाइट काम की नहीं है। तो 30% का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, इंटेंसिटी 30% ही काम की है। तो क्या क्या इसके अंदर अपन डाल दें, तो क्या क्या दिया हुआ है ये देख ले पहले। 2IA/c ये फोर्स है, और नीचे जो लग रहा है वो mg है। ठीक है, तो 30% ही काम की है, ये सिर्फ काम की बात है इसके अंदर। तो एक चीज ये बताएं कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया होता इंटेंसिटी। तो पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया हुआ। तो ये जो लिखा हुआ इंटेंसिटी एरिया, इसकी जगह पावर लिख देते हैं। तो जो फोर्स अपवर्ड लगेगा वो लगेगा F इज इक्वल टू 2 इंटू पावर अपॉन c। ये P क्या, पावर पूरा ही लिख देता हूं। अब पावर उसने पूछी है तो पावर को तो मैंने P लिख दिया, लेकिन उसका पूरा उपयोग में नहीं आएगा, उसका 30% उपयोग में आएगा। तो 30% को 30/100 लिखते हैं, दैट इज 0.3, 30%। ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है तो पूरा लिखो, नहीं समझ में आए कि क्या कर दिया तो 2P/c तो आएगा, लेकिन उसका 30%।
इस पावर का 30% ही हमारे काम का। बल्ब जितने भी वाट का लगाएंगे उसकी पावर का 30% काम का। तो फोर्स इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, ये कट गया इससे, 0.6 P अपॉन C आया। C इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना अपवर्ड फोर्स लगेगा। और जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा वो उसका वेट होगा, वेट ऑफ मिरर, विच इज इक्वल टू 20 ग्राम्स। इट इज 20 डिवाइडेड बाय 1000 kg, लेकिन g का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000 इंटू 9.8 या 10, g का मल्टीप्लाई किया मैंने, तो इतना वेट लगेगा नीचे। ठीक है, तो दिस इज द वेट डाउनवर्ड्स एंड दिस इज द फोर्स अपवर्ड्स। दोनों बराबर होंगे, W इज इक्वल टू F करना पड़ेगा। तो ये 0 0 0 0 कैंसिल, तो 2/10 हुआ है। 2/10 इज इक्वल टू 0.6 P अपॉन 3 इंटू 10⁸। तो P इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 10 इंटू 0.6। पॉइंट हटाओ, ऊपर 10 ले जाओ, 10 से 10 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो पावर आ गया इसका 10⁸ वॉट्स। 10⁸ वाट का बल्ब लगा दोगे तो वो मिरर हवा में अटक जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करना तो आसान है, लेकिन एक बार जरा सोचो तो सही, 10⁸ किसको बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 वाट का बल्ब। हमारे घर में जो नॉर्मल बल्ब होता है ना, उसमें से सबसे भयंकर वाला होता है वो 100 वाट का होता है। जैसे 100 वाट के यदि मैं बल्ब पूछूं तो 100 से डिवाइड करो अगर इसको, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे 10 लाख बल्ब जलाएंगे ऐसे, तब जाके अटकेगा वो मिरर ऊपर। ठीक है, तब ये ऐसे बल्ब लगाएंगे 10 लाख बल्ब, और लेंस में जब भेजेंगे इसकी लाइट को, तब वो 20 ग्राम का मिरर जो है अटक जाएगा। इतना कम प्रेशर है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको, क्वेश्चन को। नीचे ले रहा हूं मैं, और नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं, और नीचे ले रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। A 100 watt light bulb is placed at the center of a spherical chamber of radius 20 centimeter. Assume that 60% of the energy supplied by the bulb is converted into light, and that surface of the bulb is perfectly absorbing. Find the pressure exerted by the light on the surface of the chamber. ठीक है, एक गोला मानो, ठीक है, एक गोला मानो ऐसा एक स्फेरिकल चेंबर है जिसकी कुछ रेडियस दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इसके बिल्कुल सेंटर पे एक बल्ब लगा हुआ है। इसको यहां से खोल लिया और इसके सेंटर पे बल्ब लगा दिया, और बल्ब 60% रोशनी देता है, 40% हीट देता होगा, क्योंकि बल्ब में ऐसा रहता है 60-40 ऐसा कुछ रेशियो रहता है सादे बल्ब में। अब क्या है कि इसका जो चेंबर है अंदर का, ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है ना, अंदर से काला है, जैसे अभी ये नीला और लाल है ना, ऐसे काला है। तो ये बताएं कि बल्ब इस चेंबर पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो ये फूट जाएगा, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। अभी अपन ने देखा कि 10 लाख बल्ब लगाते हैं तब जाके एक मिरर पे 20 ग्राम का मिरर पकड़ पाते हैं। यहाँ तो कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा तब फटेगा ये, तो यहाँ पे 50 करोड़ बल्ब लगाने पड़ेंगे तब जाके, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो। तो हमने क्या बोला कि फोर्स कितना लगेगा या प्रेशर कितना लगेगा ये पूछा उसने। तो क्वेश्चन देखें, एक स्फीयर बनाएंगे, ठीक है, सेंटर पे बल्ब लगा देंगे। तो बनाते हैं अपन एक स्फीयर। तो देखें, सबसे पहले एक स्फीयर बनाएंगे,
ये स्फीयर है, इसके सेंटर पे बल्ब लगा हुआ है, तो इसके सेंटर पे यहाँ पे बल्ब लगा दो। अब ये बल्ब जो है वो 100 वाट का है, 100 वाट के बल्ब ने रोशनी फेंकी तो स्फीयर के अंदर सब दूर गई, प्रेशर एक्सर्ट हुआ। तो सबसे पहले तो ये पता करें कि यहाँ जो प्रेशर हुआ उसका फॉर्मूला क्या है। तो ये बताओ कि परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के लिए क्या होता है। केस नंबर 1 है ये, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस होगा बल्ब से नॉर्मल इंसिडेंस होगा, जो भी लाइन जाएगी ना वो टेंजेंट डालेगी ऐसे, तो ये यूं करके ऐसे वापस आएगा, लेकिन एब्जॉर्बिंग इसलिए वापस नहीं आएगा, पर होगा तो नॉर्मल इंसिडेंस ना। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस समझ रहे हो ना, 0 डिग्री पे पहला केस। तो ये पहला केस है, केस नंबर 1। एब्जॉर्बिंग भी है ना, तो उस वाले केस में भाई प्रेशर का क्या फॉर्मूला आया था, प्रेशर इज इक्वल टू I/C आया था। तो ये प्रेशर है, इंटेंसिटी, ये P को पावर मत समझ लेना है, प्रेशर है, इसको मैं PR लिखना चालू कर देता हूँ, PR प्रेशर। ठीक, अब बल्ब का 100 वाट उसने जो दे रखा वो क्या चीज होती है, तो वो पावर होती है। पावर कितनी है, 100 वाट की है। मुझे तो इंटेंसिटी चाहिए, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। लेकिन वो ट्यूबलाइट है कि लाइट बल्ब है, तो बल्ब का एरिया तो 4πr² होगा, और ऊपर पावर लिख देंगे अपन वाट में, इससे हमको क्या मिलेगा, इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर इज 100 अपॉन 4π, रेडियस इज 20 सेंटीमीटर का 10⁻⁻², और उसका स्क्वायर, ये तुमको मिल गया इंटेंसिटी। ठीक है, इस इंटेंसिटी को उठा के यहाँ रख देना तो प्रेशर मिल जाएगा। तो प्रेशर जो उसके ऊपर लगेगा वो लगेगा इंटेंसिटी लिखी मैंने 4π इंटू, ये हो गया 20 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻4, और नीचे वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸। इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्रेशर आ जाएगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 4π, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, और 12 4 ज़ा 48, तो 1/48, तो पाए के हो गए, ऊपर 100 है उसको छोड़ दो। पावर देखो, मैंने यहाँ 2 0 छोड़े हैं, तो 10⁻⁻2 हो जाएगा, ये वाला 10⁻⁻2 हो जाएगा इन दोनों के साथ, और ये 10 में से जाएगा तो नीचे 6 बचेगा, तो ऊपर जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ द प्रेशर, दैट इज Nm/m² में आएगा प्रेशर। अब 100/48 को क्या करोगे तुम, इसको 50 मान लो तो 50/π होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना। तो प्रेशर इज इक्वल टू 100 इंटू 22/7 हुआ ना, तो 7/22, और नीचे 48 इंटू 10⁻⁻6, ये आ रहा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लो थोड़ा सा। अच्छा, एक 0 और ले लो इधर, तो -7 कर लो उधर। प्रेशर इज इक्वल टू 100 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 22 इंटू 10⁻⁻7। अब ये सही है। अब तुम इसको कैलकुलेट करो तो ये आएगा 4.4। कैसे, देखो 2 से कैंसिल आउट किया, 50 आ गया, 48 50 से डिवाइड होगा, लेकिन थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं इसको, इससे कैंसिल आउट कर देते, तो ये इससे 6 बार कुछ कैंसिल आउट होता, 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं मैं। कैलकुलेशन तो सही है, पर उसने 60% एनर्जी यूज होगी ऐसा बताया था, तो हमने तो 100% ले ली, तो 60% था ना ऊपर कहीं पे कि उसका सिर्फ 60% ही यूज होता है, ये लिखा है यहाँ पे। तो ये जो लिखा हुआ है, एज्यूम दैट 60% ऑफ द एनर्जी इज सप्लाइड, तो इसका 60% निकलेगा ना, क्योंकि ये तो इंटेंसिटी से ही 60% चालू हो जाएगा। 60 डिवाइडेड बाय 100, ये और चलता रहेगा सब में, 60 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये जो है वो 60% इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100। अब देखें कैलकुलेशन, तो प्रेशर इज इक्वल टू 50 इंटू 70 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 11 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसा हो गया कैलकुलेशन।
अब इसके अंदर जो है वो 0 से 0 और एक और 0 से एक और 0 उड़ा देते हैं। तो अब प्रेशर इज इक्वल टू 50, 7 6 48, 42 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 11, 10 की पावर -n। अब देखो ये वाला अप्रॉक्सीमेटली ये है, तो इसको तो कैंसिल आउट किया जा सकता है, और थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा है, तो अगर मैं इसको 42 को 44 कर लूँ तो ये 4 टाइम्स जा रहा। इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेट। इसके आसपास कुछ आंसर है। एग्जैक्ट तुम चाहो तो कैलकुलेट कर लो, तो ऑप्शन होते हैं दूर दूर होते हैं वो। चलिए पॉज दबाएं। पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूं मैं। पॉज दबाएं और नीचे ले रहा हूं मैं। पॉज दबाएं, अब एक क्वेश्चन ऐसा आया है, फाइंड द रेडिएशन फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडी एक्सपोज टू द रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी आई, एज्यूमिंग सरफेस ऑफ बॉडी टू बी परफेक्टली एब्जॉर्बिंग इन ए ब्लैक सरफेस। तो क्वेश्चन ये दिया है कि ब्लैक सरफेस का कोई कोन है, ठीक है, ब्लैक सरफेस का कोई कोन है और उसके ऊपर लाइट डाली गई, तो ये बताएं कि उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो एक्चुअली ये कोन की ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा कि तुमने कोन ऐसे पकड़ा है कि ऐसे पकड़ा है। जैसे अनार चलाते हैं तो ऐसे पकड़ते हैं ना कोन, और जब सामने कर दें ऐसे तो सामने चलने लगेगा। तो ये कोन की ओरिएंटेशन पे कि लाइट आ किधर से रही है। अब उस केस में तुम क्या करना कि हर केस में ये देखना कि कोन की शेडो क्या बन रही है। बेसिकली जो शेडो होती है ना किसी भी चीज की, वो उसका a cos थीटा होती है एरिया का, ठीक है। जहां पे भी एरिया है उसका वो कॉस कंपोनेंट होती है उसकी शेडो। जैसे मान लो कि मैंने बोला है बॉल है, अब बॉल को मैं यूं रखूंगा, इसकी शेडो बनेगी मेरे ऊपर, ठीक है, यहां से ऊपर से तो सर्कल बनेगा मेरे हाथ पे नीचे। अगर शेडो देखी जाए तो इसकी अभी बन रही है, देखो सर्कल बन रहा। तो ये जो सर्कल बन रहा है ये बेसिकली इसका एरिया का कॉस कंपोनेंट है। तो एरिया को अगर अपन ऐसा माने, और बेसिकली एरिया यूं है ऐसा, इसके ऊपर टेंज ऐसे डाल के नॉर्मल डाल के एरिया आता। जैसे इस जगह का एरिया ये है, इस जगह का एरिया ये है, इस जगह का एरिया है। मान लो कि इस जगह का एरिया यूं है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर एक इधर। तो ये जो कॉस कंपोनेंट नीचे आएगा ना, ये सारे कॉस कंपोनेंट नीचे एक सर्कल बना देंगे। तो जब भी कॉस कंपोनेंट एरिया का पूछा जाए तो वो उसकी शेडो होती है, ठीक है। इंटेंसिटी लाइट सामने से आनी चाहिए, और इंटेंसिटी के रास्ते में आने वाला एरिया a cos थीटा होता। तो अब देखो फॉर्मूला क्या बोलता, तो कौन सा, ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है ना। तो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के केस में याद करो कि फॉर्मूला क्या आया था, किसी एंगल पे जाने वाला क्वेश्चन आया ही है, ठीक है। तो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के केस में एरिया अपन ने निकाला था ये रहा, ये वाला केस, केस नंबर 4। फोर्स इक्वल टू आई ए कॉस थीटा बाई सी। इसके अंदर ए कॉस थीटा जो है ना, ये वाला जो ए कॉस थीटा है, इट इज द शेडो ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन इफ इट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई। तो ये 100% एब्जॉर्प्शन का केस है, याद रखना, ब्लैक बॉडी के केस में, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला याद करो, आई ए कॉस थीटा बाई सी। तो आइए अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आई ए कॉस थीटा बाई सी से, ठीक है। तो फॉर्मूला इसके अंदर क्या लगेगा, आई ए कॉस थीटा बाई सी, ये इसका फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें से मैंने क्या बताया, इतना हिस्सा क्या चीज है, इट इज द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये पूरा, ठीक है। शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट मींस एरिया ऑफ द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट।
अब क्वेश्चन उसने ये बोला कि भाई एक कोन है, ठीक है, कोन कैसा है बनाता हूं। ऐसा कोन है जिसकी रेडियस आर है, ठीक है, जिसकी क्या है, रेडियस आर है और उसकी हाइट एच, यहां से यहां तक क्या है, एच है। इसके ऊपर जो लाइट आ रही है वो इधर से आ रही है, और जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी उसने दे रखी है, क्या दे रखी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज गिवन, इट इज आई। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज गिवन, इट इज आई। क्वेश्चन ये पूछा है कि इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। तो तुम क्या बोलना कि इधर एक दीवार बनाओ, ठीक है, इस दीवार पे सोचो कि शेडो क्या आएगी। तो जब अपन इसकी दीवार पे शेडो लेने की कोशिश करेंगे ना, तो ये शेडो एक सर्कल आएगी, क्योंकि शेडो उस चीज की आती है जो सबसे बड़ा पार्ट रास्ते में लाइट के अड़ जाता है। तो ये सबसे बड़ा पार्ट ये अड़ेगा, उसके पहले भी गोले थे, यहाँ पे भी गोला, ये भी गोला, ये भी अड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा जो गोला बनेगा वो यहाँ पे शेडो के रूप में दिखेगा। तो ये जो शेडो आ रही है इसकी, ठीक है, ये शेडो विल बी ए सर्कल जिसकी रेडियस आर होगी, और अगर इसकी रेडियस आर होगी तो इस केस में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू आई बाय सी तो है ही, सिर्फ इसकी एरिया कॉस थीटा, तो इसका एरिया निकालना, इट इज, इसका जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ शेडो इज एरिया कॉस थीटा। तो एरिया ऑफ कॉस थीटा की जगह, एरिया कॉस थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो इतना फोर्स लगेगा उसके ऊपर। आया समझ में क्वेश्चन क्या हुआ, ठीक है। वैसे तो ये बहुत ही भयंकर तरीके के इंटीग्रेशन से सॉल्व होता है, जो कि 3-4 पन्नों का जाता है, वो भी कर सकते हैं अपन, लेकिन कोई मतलब नहीं है, इसकी शॉर्ट ट्रिक लगाओ, सबसे आसान तरीका है। ठीक है, लिख लीजिए इसको फटाफट। अब अपन अगले केस में क्या करते हैं कि जो ऐसा रखा था ना उसको यूं कर देते हैं, यूं कर देते हैं, तो फिर बताओ कि कितना प्रेशर लगेगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो तुमको ऐसा सोचना पड़ेगा कि उसकी सामने शेडो क्या आएगी। तो कोन की शेडो क्या आएगी सामने की तरफ, बताओ। एक अनार रख दिया दिवाली का और सामने से टॉर्च जला दी, तो दीवार पे क्या बनेगा, तो उसका आंसर है ट्रायंगल बनेगा। तो अब की बार एरिया ट्रायंगल का ले लेना। आ रही बात समझ में? तो देखें यहां पर क्वेश्चन यही है, ठीक है, क्वेश्चन सेम है, बस उसके अंदर चेंज क्या हो गया, कॉपी कर लें इसको, जब क्वेश्चन यही है तो बस इसके अंदर क्वेश्चन ये हो गया कि अब की बार जो कोन है वो तुम्हारा यूं रखा हुआ है, इस कोन की हाइट h है और यहां से यहां तक की रेडियस r है, ठीक है, और लाइट पड़ रही है इस तरीके से। तो हमने क्या बोला कि इसकी शेडो तुम निकालो कहां पे, इधर। तो जब इसकी शेडो बनाओगे ना तो तुमको यहां पे एक ट्रायंगल मिलेगा शेडो के रूप में, बस। आई बात समझ में? बना के देख लो, नहीं बने तो घर पे कोई ट्रायंगल हो या अनार रखा हो दिवाली का, तो उस पर लाइट जला के देख लो, यूं करके ऐसे बनेगा, ये वाली चीज यहाँ बनेगी, इस तरीके से शेडो बन जाएगी उसकी। तो शेडो विल बी ए ट्रायंगल। अब वो जो शेडो है ट्रायंगल, उसका एरिया चाहिए, तो ये बेसिकली क्या है, ये रेडियस है, दिस इज द हाइट h, और लाइट ऐसे पड़ रही है इसके ऊपर जिसकी इंटेंसिटी आई है।
तो हमने ऐसा बोला कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है ना, तो आई बाई सी इंटू एरिया ऑफ द शेडो। तो आई बाई सी इंटू एरिया ऑफ शेडो, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ इज इक्वल टू आई बाई सी एरिया ऑफ द शेडो। तो ये यहाँ से यहाँ तक आर है, ये भी आर है और हाइट एच है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस हो जाएगा 2r इंटू हाइट हो जाएगी h। तो ये कैंसिल हो गया, तो एरिया जो है वो r इंटू एच आ रहा, एरिया ऑफ द शेडो r इंटू एच। तो यहाँ पे लिख देंगे r इंटू एच, इतना फोर्स लगेगा उसके ऊपर। स्फीयर के केस में पूछेगा तो यहाँ पे स्फीयर का सर्कल बनेगा, सर्कल का पाई आर स्क्वायर आ जाता। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, स्फीयर के केस में रिफ्लेक्टिंग स्फीयर भी होगा ना तो भी सेम ही आंसर आता उसको, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग स्फीयर के केस में जो फोर्स है वो आएगा आई बाय सी पाई आर स्क्वायर, उसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग स्फीयर हो या फिर ब्लैक स्फीयर हो, दोनों ही केसेस में एक ही आंसर आते हैं, ठीक है। बस इतना याद रख लें, बाकी आपको ज़्यादा उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। शेडो का मल्टीप्लिकेशन करना हमेशा आई बाई सी में। ये कोन वाला नोट कर लीजिए, पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूँ मैं, पॉज दबाएं। तो जो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करे उसके अंदर हमको ये पता पड़ा कि शुरुआत के फॉर्मूले ही काम के हैं। एक आध बार कभी इधर से क्वेश्चन आएगा तो वो हमेशा शेडो वाला ही आया है, तो उसके अंदर क्या करना, आई बाय सी इंटू शेडो, ठीक है। कुछ भी अगर शेप का अलग से शेप का देता है तो, जैसे मान लो उसने बोला सिलेंडर रखा है, ठीक है, ग्लास होता है ना, जैसे ये सिलेंडर रखा हुआ, अब सिलेंडर रखा है तो इसका जो शेडो बनेगा इट विल बी अ रेक्टेंगल। आई बात समझ में, तो रेक्टेंगल के का मल्टीप्लिकेशन कर देना उसके अंदर, तो वो बन जाएगा क्वेश्चन तुमको। तो चार मेन तरीके के क्वेश्चन है, बाकी हर जगह पे जहाँ पे भी फोर्स लगेगा उसके ऊपर बता देना कि फोर्स इस तरीके से लगा। एक क्वेश्चन और देखा था मैंने, उसमें एक गाड़ी लगी रहती है और गाड़ी के ऊपर लाइट डाल रहे होते हैं ऐसी, तो गाड़ी किस स्पीड से आगे चलेगी तो फोर्स लगेगा ऐसे। फोर्स के दो कंपोनेंट्स, एक ये वाला कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन में ऐड हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, सॉरी वेट में ऐड हो जाएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो उसको आगे की तरफ ले जाएगा। अब उसने बोल दिया कि फ्रिक्शन का कोफिशिएंट भी है, तो फ्रिक्शन जो है वो पीछे फोर्स लगाएगा, जिसमें ये वाला जो कंपोनेंट ऐड हो रहा है फोर्स का वो काम आएगा रिएक्शन निकालने के। तो इस तरीके से वो मैकेनिक्स में उलझा सकते हैं, लेकिन इतना कठिन कुछ भी नहीं आता, मेडिकल में तो बिल्कुल ही नहीं आता। और जो बेसिक है वो आगे के 3 फार्मूले और पीछे का एक आध फार्मूला आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये शेडो याद रख ले, इतने याद रख लें, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, अगली क्लास में मिलते हैं।